हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 22 अप्रैल और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो क्वेश्चन को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए, इसके बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कब इंपॉर्टेंट हो जाए हमारे लिए ये हमें नहीं पता होता है। इसीलिए हमें लगातार जो भी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है सिलेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। तो इसलिए अंत तक बने रहिए, एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले डेली जैसे बोलती हूँ कि आप लोग जा करके टेलीग्राम पर लक्ष्य तक आपके साथ नाम से है चैनल, ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च करिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। अगर इन केस नहीं मिलता तो आप आइए, यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और भी हमारे अदर्स चैनल्स भी हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उस चैनल को जा करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी संबंधित, पीसीएस संबंधित सारे चैनल हैं, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमसे इंस्टा से जुड़ना चाहता है, इंस्टाग्राम पे, वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, आज का जो हमारा मोटिवेशन लाइन है उसको देख लेते हैं, जो हमें क्या करेगा, एनर्जेटिक बनाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है आज का मोटिवेशन। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत ही सही कहा है कि आपको बस क्या करना है, हार्डवर्क करते रहना है और उसमें लगे रहना है। क्योंकि अगर जुनून है, जज्बा है, तो कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो वो सॉल्यूशन उसका मिल ही जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बंजर ज़मीन से भी जल निकल सकता है, पत्थर में भी क्या हो सकते हैं, पौधे निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें कोशिश करते रहना है, कोशिश लगातार करते रहना है। कभी मायूस मत होइए, घबराइए नहीं, कुछ भी हो बस लगातार लगे रहिए। आज नहीं तो कल, बस रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो क्या होता है कि अवसर बता करके नहीं आता है, कब वो आकर के आपके सामने खड़ा हो जाए उसके लिए हमें क्या होना है, तैयार रहना है कि जब भी अवसर आए तो वो वापस ना जाए, हमारे हाथ में वो आ ही जाए। तो बस लगे रहिए और वर्क करते रहिए। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा, पहले इसको हम क्या करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। किसके द्वारा, फिनक्लूवेशन पहल नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। वो एक्चुअली क्या होता है ना, वॉइस से वो किया जाता है, पीडीएफ बनाया जाता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो कोई नहीं, मैं यहाँ बोल दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। किसके द्वारा फिनक्लूवेशन नामक पहल 21 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा किया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। क्यों स्टार्ट की गई है, फिनक्लूवेशन जो है, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये दो शब्दों से बन करके बना हुआ फाइनेंशियल फिन यानी फाइनेंशियल, और न्यूक्लूवेशन मतलब इंक्लूजन। तो इसी से क्या बना है, फिनक्लूवेशन, यानी कि जो वित्तीय समावेशन है उससे क्या करना है, मतलब वित्तीय समावेशन का ये लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो पहल लॉन्च की गई है किस लिए, वित्तीय समावेशन के लिए। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है, मतलब पर व्यक्ति, हर व्यक्ति को, जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या करना है, बैंक से उनको जोड़ देना है। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कौन सा, मतलब विश्व की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी योजना आई थी वित्तीय समावेशन से संबंधित, तो वो थी जनधन योजना थी। ठीक है, क्या थी वो, जनधन योजना थी, जो कब आई थी, 28 अगस्त 2014 को आई थी। तो ये क्या है, फिनक्लूवेशन जो है ये भी आपका वित्तीय समावेशन से संबंधित है। हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अगर बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को हुई थी। और ये जो है, ये जो बैंक है ये भारत सरकार के स्वामित्व में आता है, ये भारत सरकार के 100% स्वामित्व में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसे हाल ही में, आज बहुत मिस्टेक हुई है, सॉरी गाइज, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। किसे हाल ही में, किसे है, हाल ही में अप्रैल 2022 में सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए कि किसे नियुक्त किया गया महानिदेशक, किसका, सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो मनोज कुमार कटियार को किया गया। अच्छा ये बताइए, मनोज से संबंधित ही कोई आपको याद आ रहा होगा कि किसको नियुक्त किया गया, तो यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त किए गए थे, मनोज सोनी। तो मनोज कुमार कटियार क्या है, तो ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है,
सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसको? मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। तो चलिए और भी देख लेते हैं इनके, इससे संबंधित हम लोग और भी फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं, इनको सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया और ये क्या करेंगे, एक मिनट 1 मई को ये क्या करेंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे, कार्यभार ये अपना स्टार्ट करेंगे, मतलब संभालेंगे। तो ये क्या है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रह चुके हैं। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल कटियार। इनको क्या किया गया था, जून 1986 में। कब? जून 1986 में। किस रेजिमेंट की? राजपूत रेजिमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, किस रेजिमेंट के? राजपूत रेजिमेंट की कौन सी 23वीं बटालियन में इनको कमीशन किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये किससे, मनोज कुमार कटियार किस बटालियन से संबंधित, किस रेजिमेंट से संबंधित है? तो राजपूत रेजिमेंट की कौन सी बटालियन से? 23 बटालियन में इनको क्या किया गया था, कमीशन किया गया था। क्लियर? और ये जो मनोज कुमार कटियार जी हैं, इन्हें प्रेजेंट टाइम में 1 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, 1st कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जो क्या है, एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है। क्या है? एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन जो कहाँ पर है, ये स्ट्राइक फॉर्मेशन मथुरा। तो ये 1 स्ट्राइक सेंटर के क्या है, कमांडर है वर्तमान में। क्लियर? और मनोज पांडे कौन है? मनोज पांडे, इनको अभी बताया गया था। तो मनोज नाम से 3 लोगों की, एक यूपीएससी मनोज सोनी, मनोज कुमार कटियार, इनको क्या किया गया, सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और एक मनोज पांडे भी आपको अभी कल या परसों के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। मनोज पांडे ये थल सेना के अध्यक्ष के रूप में इनको थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया। किस नंबर का थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है? 29 नंबर का बनाया गया है। क्लियर? तो ये आपको ये 3-4 फैक्ट बहुत ही क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम में आए तो कन्फ्यूजन ना हो। मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष 29वें नंबर के, मनोज सोनी यूपीएससी के, और मनोज कुमार कटियार ये क्या हैं, आपके सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक होंगे। और समुद्री सुरक्षा समन्वयक, जो कि कल भी मैंने डिस्कस किया था, तो आज फिर पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है भारत के, वो है जी अशोक कुमार। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में टकराएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो चलिए देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता, आज है 22 अप्रैल, आज ही के दिन हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अब आपको 3 याद रखना है। एक 22 मार्च क्या है? जल दिवस। 22 मई क्या है? जैव विविधता दिवस। और 22 अप्रैल क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, तो दोनों की क्या है, लाइन से है, मार्च अप्रैल मई। तो पहले आपका जल पड़ेगा, फिर पृथ्वी, फिर जैव विविधता दिवस। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को मनाई जाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जाना जाता है, जैसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी इसको जाना जाता है। 22 अप्रैल को हर साल इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि क्या किया जाए, पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और लोगों को प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। इसलिए इसको हर साल क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 1970 से ये स्टार्ट की गई थी। कब से ये स्टार्ट की गई है? 1970 से ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जा रही है। और 2022 में जो मनाई जा रही है, वो इस बार इसकी कौन सी वर्षगांठ है? 52 नंबर की है। पृथ्वी दिवस की कौन से नंबर की है? 52 नंबर की क्या है, ये मनाई गई है। और पृथ्वी दिवस को ये 1970 से शुरू हुई थी, लेकिन क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में पृथ्वी दिवस को क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में इसको क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी थीम की बात। इस बार की जो थीम रखी गई है, तो थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है किसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, हिंदी में क्या है? तो इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेश करना। कहाँ पर? हमारे ग्रह में। तो हमारे ग्रह में निवेश करना है, पृथ्वी दिवस के इस बार की क्या है, थीम है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? जब सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन हो रहा था। सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन हो रहा था, और उसमें किसके द्वारा?
किसके द्वारा ये मतलब प्रस्ताव रखा गया था? उनका नाम था जॉन मैककॉनेल। क्या नाम था उनका? जॉन मैककॉनेल। इन्होंने ही इसके प्रस्ताव रखा था। तो इतने आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? नैरोबी केन्या में। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में एक बार। नैरोबी केन्या में है। और इसके जो प्रमुख हैं, हेड हैं, वो कौन है? इंगर एंडरसन है। यूएनईपी के कौन है? इंगर एंडरसन है, एंडरसन। और इसके संस्थापक कौन है? इसके हैं मॉरिस स्ट्रॉन्ग, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। अगर संस्थापक की बात करें तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग है, प्रमुख इंगर एंडरसन है। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। 5 जून 1972 में। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी कल मैंने कौन सा डे डिस्कस किया था? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। तो ये भी आपको क्या करना, ध्यान रखना। चलिए कुछ और फैक्ट इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्या हुआ था कि विश्व जल दिवस मैंने बता दिया, जैविकता दिवस भी मैंने बता दिया। अच्छा ये बताइए, पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताई है। पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए मैं बता रही हूँ, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये है कहाँ? ये ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में है। पर्यावरण मंत्री की बात करें तो वो कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। क्लियर? इतने आपको क्लियर हो गए होंगे। और पेरिस समझौता ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था। 22 अप्रैल को ही हुआ था 2016 में पेरिस समझौता। ये कौन सा संबंध, कौन से कॉप से संबंधित है? COP 21 से संबंधित है। तो ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो बस आपका क्या काम है, आपको जल्दी से क्या करना है, लाइक कर देना। क्योंकि आप क्या करते हैं, देखते हुए भूल जाते हैं कि लाइक भी करना आपका फ़र्ज है। तो लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट में है, तो प्लीज़ उनको शेयर करिए। और जो नए देख रहे हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये भी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या है, शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया? तो क्या रखने का फैसला किया? BS येदियुरप्पा। तो जो कर्नाटक के सीएम है, कौन है सीएम? विश्वराज बोम्मई। इन्होंने घोषणा किया है कि क्या करना है, जो शिवमोग्गा हवाई अड्डा है, इसका नाम जो पूर्व सीएम थे, पूर्व सीएम, उनका नाम क्या है? BS येदियुरप्पा। तो इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। और इसका जो है, इस हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया जाएगा? दिसंबर 2022 में किया जाएगा। क्लियर? और यह परियोजना जो है किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है? उड़ान कार्यक्रम के तहत शुरू की गई। किस कार्यक्रम के तहत? उड़ान कार्यक्रम के तहत में शुरू की गई है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बताएं कि बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु में जो कैंपगोड़ा है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद कर्नाटक में इसका रनवे दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा। क्या कह रहा है? बेंगलुरु में जो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके बाद कर्नाटक में जो इसका रनवे होगा, वो दूसरा सबसे लंबा रनवे होगा कैंपगोड़ा के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित और भी कुछ मैं फैक्ट बता दे रही हूँ। जैसे कि जो इंदौर है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, तो उसका जो पातल पानी रेलवे स्टेशन है, कौन सा? पातल पानी ये जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? टंटेया मामा। क्या रखा गया है? टंटिया मामा। और इससे पहले भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था। क्या रखा गया था? गोंडरानी कमलापति के नाम पर रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के द्वारा हिमाचल प्रदेश और किस राज्य को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो चलिए देख लेते हैं किसको। तो जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? किसको जोड़ने के लिए? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? BRO के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये कितनी ऊंचाई पर होगी? कितनी ऊंची होगी? 16, एक मिनट इसको चेंज करते हैं जरा, 16,580। कितनी होगी? 16,580 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित होगी। और किस दर्रे पर बनेगी? तो ये दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, शिंकुला दर्रा। शिंकुला
ला दर्रा पर ये बन रही है और 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित होने वाला यह सुरंग क्या करेगा, हिमाचल प्रदेश को क्या करेगा, लद्दाख से जोड़ेगा। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, लद्दाख से जोड़ेगा। और कितने फीट ऊंची है, 16,580 है। किस दर्रे पर है, शिंकुला दर्रे पर है। इससे क्या होगा, जो दोनों प्रदेश हैं हिमाचल और लद्दाख जो है, इससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और टाइम की क्या होगी, बचत होगी। इसके साथ ही क्या होगा, इसके बन जाने से जो सेना है उसको लेह लद्दाख में जो चीन से सटी सीमा है उस तक पहुंचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और इस साल के जुलाई तक क्या होगा, यह लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ने वाली इस सुरंग का निर्माण शुरू कर देगा। कब तक, जुलाई तक क्या करेगा, लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण शुरू कर देगा। और साल 2025 तक ये जो होगी, 2025 तक ये सुरंग क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें BRO, ये जो सीमा सड़क संगठन है, किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये आता है आपका रक्षा मंत्रालय के तहत। किसके तहत आता है, रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है कि ये गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय किसके तहत आता है, तो ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर। अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है इसके सीमा सड़क संगठन के, तो वो उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है उनका, राजीव कुमार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और सुरंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा अटल सुरंग, जो कि इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है, करंट में आपके चल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कितने किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना, 9.02 किलोमीटर, ठीक है, इतनी लंबी है। और अटल सुरंग जो है, जिसको पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, ये किस मार्ग पर स्थित है, तो अटल जो है वो अटल है, यानी कि अटल यानी मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। किस पर स्थित है, अटल मनाली लेह मार्ग पर स्थित। कई बार मैंने डिस्कस किया, अटल सुरंग रोहतास पहले इसको कहा जाता था, और 9.02 किलोमीटर ये है और मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। बात करें सेला सुरंग की, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग है ये सेला सुरंग, विश्व की सबसे लंबी कैसी सुरंग, बाई लेन वाली सुरंग है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश की विश्व की बाई लेन वाली सबसे लंबी सुरंग है। जोजिला लेह श्रीनगर के बीच में स्थित है। जोजिला कहाँ से स्थित है, लेह श्रीनगर के बीच। तो तीनों याद रखना कि अटल सुरंग जो है मनाली लेह, जोजिला जो है लेह श्रीनगर, ठीक है, और सेला सुरंग बाई लेन वाली विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये जो जोड़ी जा रही है, ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच जो ये जोड़ी जा रही है, ये किस योजना के तहत की जा रही है, तो ये प्रोजेक्ट योजक के तहत जोड़ी जा रही है। प्रोजेक्ट योजक के तहत, योजक मतलब क्या होता है, योजक, जोड़ने का काम, योजक निशान ऐसे होता है, यानी कि ये दो वर्ड को क्या करती है, जोड़ेगी। तो ये दो वर्ड यानी कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये जो दोनों प्रदेश है, इसको ये क्या करेगी, जोड़ने का, यानी प्रोजेक्ट योजक के तहत ये क्या किया जाएगा वर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 20 अप्रैल 2022 को सरमत मिसाइल, इंपॉर्टेंट, सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो जो रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके तहत क्या है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन आपके मतलब क्या कहते हैं एग्जाम में बनने की संभावना है। तो जितने भी मिसाइल, जितने भी इसने यूज़ किया रशिया यूक्रेन दोनों के द्वारा, ये आपको एक जगह लिख लेना है, 100% क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो सरमत मिसाइल स्टार्ट किया गया है, मतलब सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, ये रशिया के द्वारा किया गया है। तो इसने हाल ही में क्या किया, सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है। और ये मिसाइल कैसी है, सरमत मिसाइल क्या है, ये आपकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये किसकी, रूस की, जिसको ICBM शॉर्ट में कहते हैं। ICBM का मतलब इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो है ये जो मतलब रशिया की जो पूर्व मिसाइल थी, कौन सी पूर्व मिसाइल थी, लिख दे रही हूँ यहाँ, वोएओडा, रशिया की पूर्व मिसाइल थी वोएओडा। तो इसी का ये क्या कर रही है, ये वाली सरमत मिसाइल स्थान ले रही, जो सोवियत युग की मिसाइल थी। ये जो वोएओडा है, ये सोवियत युग की मिसाइल है, जिसका स्थान अब कौन लेगा, सरमत मिसाइल लेगी। तो ये जो सरमत मिसाइल है और वोएओडा जो थी, वो विश्व की सबसे भारी ICBM मिसाइल है। ISBM मिसाइल है। ISBM मिसाइल है कौन सा, ये जैसा कि मैंने बोला इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। तो ICBM मिसाइल कौन सी है, ये वोएओडा थी, विश्व की सबसे भारी थी, ठीक है, जिसका वजन कितना है, 200 मीट्रिक टन और मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है। और ये जो है आपका कि
क्या कहते हैं, ये जो आपकी जो मिसाइल है सरमत मिसाइल, ये बहुत ही विध्वंसकारी मिसाइल है। ये अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके ऊपर 10 या उससे अधिक वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं, जिसके ठीक है। तो इसको मतलब क्या किया गया, ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है। ठीक है। अगर बात करें कि जो ये आपकी जो ये सरमत मिसाइल है रशिया की, ये 2000 टन से ज़्यादा वजन की ये मिसाइल जो है 2000 टन से ज़्यादा वजनी है, और ये दुनिया के किसी भी कोने में क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। ये क्या कर सकती है, दुनिया के किसी भी कोने में ये क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। और ये आपकी जो है ये कितने किलोमीटर मारक क्षमता इसकी, 18,000 किलोमीटर। ठीक है। तो और किसी भी कोने में क्या कर सकती है, अटैक करने की क्षमता ये रखती है। दुनिया की सबसे मतलब ये जो रशिया की क्या है, रशिया के सरमत मिसाइल सर्वाधिक शक्तिशाली मिसाइल है। क्लियर। और अभी जो एक किंजल मिसाइल भी रशिया के द्वारा यूज़ की गई थी, किंजल जो है ये किसकी है, रशिया की है। कैसी मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी है, हाइपरसोनिक है। और जिरकॉन भी रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये जो ICBM है, जैसा कि मैंने बताया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भारत की ऐसी कौन सी मिसाइल है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो अग्नि 5 है। अग्नि 5 ये अग्नि 5 कितने मतलब मारक क्षमता इसकी कितनी, 5000 किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखिएगा, 5 इसीलिए 5 दिया कि 5000 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और ये जो अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी एक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, उसका क्या नाम था, नॉर्थ कोरिया के, एक मिनट थोड़ा सा मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा टफ नाम है, होसोंग था। ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा था। ठीक है। तो ये भी ICBM मिसाइल है आपकी। तो ये सारे आपको फैक्ट क्या करना है, ध्यान रखना है। और हाँ, सरमत मिसाइल को क्या कहा गया है, दूसरा शैतान भी बुलाया जाता है। इसे बनाने की शुरुआत सरमत मिसाइल की 2009 में हुई थी, जिसका ये था कि जो रूस का पहला वाला शैतान था, इसको दूसरा शैतान कहा जाता है। यानी पहला शैतान कौन सा था, R36 मिसाइल, IBM मिसाइल की जगह इसे ये लेगा। ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना। और इसने मतलब रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन युद्ध के दौरान इस मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया था, और इस साल के अंत तक इस मिसाइल को रूस की मिलिट्री में भी क्या कर लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो ये कौन शामिल करेगा, क्या करेगा, डजंट मैटर, बस आपको ध्यान रखना सरमत मिसाइल क्या है, किससे संबंधित है। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, इसकी मारक क्षमता क्या है, ये कैसी मिसाइल है, तो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। किसी भी कोने में ये क्या कर सकती है, अटैक करने की इसकी क्षमता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेयरी मंत्रालय किसके द्वारा, मत्स्य, पशु और डेयरी मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, तमिलनाडु में किया जाएगा। समुद्री शैवाल मतलब समुद्री शैवाल जो है, ये सीवीड जो है, एक मिनट, सीवीड है। तो सीवीड यानी सीवीड की खेती के लिए क्या किया जाएगा, एक मतलब तमिलनाडु से क्या कहा गया है कि आप क्या करो, सीवीड की खेती करने के लिए यानी समुद्री शैवाल की खेती करने के लिए एक स्थान चुनने के लिए कहा गया है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कहा गया। तो इसमें क्या किया गया, 2021 में क्या किया गया था, वर्ष 2021 में किसके द्वारा, किसने किया था, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के द्वारा, जिसको बोलते हैं TIFAC, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद ने क्या किया था, एक सीवीड मिशन शुरू किया था। कब, 2021 में। तो किसने किया था, ये ध्यान रखिएगा, TIFAC के द्वारा किया गया था। तो ये जो सीवीड होता है, ये क्या करता है, ये जो शैवाल होते हैं जड़, तना और पत्तियों रहित होते हैं, बिना फूल वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, जड़, तना, पत्ती रहित, बिना फूल वाले होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसमें एक अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो सीवीड होता है, ये पानी के नीचे क्या करते हैं, जंगल का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। जो ये समुद्र के नीचे ये क्या करते हैं, सीवीड जो है ये पानी के नीचे जंगल का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये जंगल क्या करते हैं, मछली, घोंगे जो भी हैं, इनके लिए नर्सरी का वर्क करते हैं। क्लियर। सीवीड की अनेक प्रजातियां होती हैं, जैसे देखा जाए तो ग्रेसिलेरिया है, एडोलिस है, ग्रेसिलेरिया क्रैसा है, ग्रेसिलेरिया वेरुकोसा है, सरागस्सुम SPP है और टर्बिनारिया SPP। ये सारे क्या है, इनकी प्रजातियां। तो प्रजातियां हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए। बस आप देखिए इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है। तो सीवीड की खेती जो है, जो मतलब भारत के जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं EEZ है, उसके क्षेत्र के 10 मिलियन हेक्टेयर
10 मिलियन हेक्टेयर या 5% क्षेत्र में की जाती है। इसकी खेती भारत का जो EEZ है, एक अनन्य इकोनॉमिक क्षेत्र जो है, इसके 10 मिलियन हेक्टेयर या 5% पर इसकी खेती की जाती है। इससे क्या होगा, 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, एक नया सीवेड उद्योग स्थापित हो सकता है जो कि राष्ट्रीय GDP में बड़ा योगदान कर सकता है। और क्या होगा, इससे समुद्री जो उत्पाद हो गए उस पर वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है। और जो शैवालों की जल क्षेत्रों में जो अनावश्यक भरमार है उसको कम की जा सकती है। लाखों टन जो CO2 के मतलब लाखों टन जो CO2 है उसको अवशोषित कर सकता है। जैव ईंधन का 6.6 अरब टन उत्पादन कर सकता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, किसके द्वारा किया गया, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा तमिलनाडु में ये किया गया है। और ये बताइए कि ये जो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री ये है कौन, पुरुषोत्तम रूपाला है। कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। और तमिलनाडु में ही क्या है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। ये किस शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली जो बना हुआ है, ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और द्रविड़ शैली कैसी होती है, पिरामिड नुमा होती है, पिरामिड नुमा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहें कि कवक अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या यूटी के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने हाल ही में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया। अभी पंचायत से संबंधित कल मैंने पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान से जा करके देख लीजिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि अभी क्या हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी कल ही डिस्कस किया, तो 2-3 दिन बाद जब फिर भी होगा तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगी उसको फिर से, ताकि आपका रिविजन हो जाए। तो जन निगरानी ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। क्लियर। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, किसके द्वारा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जो है और जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, ई गवर्नेंस पहल के तहत, किसके, ई गवर्नेंस पहल के तहत क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जन निगरानी ऐप। जिसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य यही है कि क्या करेगा, जो विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत है, ठीक है, वो क्या करेगा, उससे संबंधित जो शिकायत है वो लोगों को क्या करेगा, ऑनलाइन दर्ज कराने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर हो गया होगा। और ये जो जन निगरानी ऐप है ये कैसा है, 24x7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य वही है कि सरकारी योजनाओं के खिलाफ अगर किसी की शिकायत है तो जम्मू कश्मीर के निवासी जो है उन शिकायतों को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और उनका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। क्लियर। और पंचायती राज दिवस के लिए कल मैंने क्या डिस्कस किया था कि पल्ली पंचायत को चुना गया है। जम्मू पंचायती राज दिवस के लिए किस पंचायत को चुना गया है, पल्ली पंचायत। कहाँ की, जम्मू कश्मीर की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में एक ऐप स्टार्ट किया गया था, सतर्क ऐप। किसके लिए स्टार्ट किया, सतर्क रहो। किससे सतर्क रहो, भ्रष्टाचार से सतर्क रहो, इसलिए किया गया था। मनी ऐप RBI के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया गया था। दिशांक ऐप जो कि मैंने कई बार डिस्कस किया, कर्नाटका के द्वारा भूमि रिकॉर्ड के लिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन 16 से 22 अप्रैल 2022 तक कहाँ किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो जो इनविक्टस गेम 2022 है ये 16 से 22 अप्रैल तक चलेगा। ये कहाँ किया जा रहा है, नीदरलैंड में किया जा रहा है। नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो कब हुआ था, 2014 में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। इसका पहला यानी इनविक्टस गेम्स का जो पहला संस्करण हुआ था 2014 इन लंदन। क्लियर। और इसका जो ये है, ये इस बार जो हो रहा है 2022 का आयोजन, ये नीदरलैंड के हेग में हो रहा है। क्लियर। और अगर ये पहला संस्करण मैंने बताया कि लंदन में हुआ, तो ये खेल 2016 में जो हुआ वो कहाँ हुआ, अमेरिका के ऑरलैंडो में हुआ। 2017 में 17 में ये टोरंटो कनाडा में होता है, 18 में सिडनी में होता है और सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। क्लियर। और अभी ये कहाँ किया जा रहा है, नीदरलैंड हेग में। क्लियर। और हाँ, ये तो मैंने सब बता दिया, तो इतना पूरा मत पढ़िए, बस ये ध्यान रखिए फर्स्ट कब हुआ था और कहाँ हुआ था, 2014 इन लंदन। ओके। 2022 का कहाँ किया जा रहा है, ये नीदरलैंड के हेग में किया जा रहा है। और 2023 का यहाँ किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा जर्मनी के कहाँ पर किया जाएगा, जर्मनी के डसेलडोर्फ में,
डसेल्डोर्फ डसेल्डोर्फ में, जर्मनी के डसेल्डोर्फ में 2023 का क्या किया जाएगा, मेजबानी करेगा ये। अब चलिए इतना तो मैंने सब बता दिया। अब ये है क्या, ये इनविक्टस गेम होता क्या है, ये क्या है, कौन खेलते हैं? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो किसके समान है, पैरालंपिक के समान है। किसके समान है, पैरालंपिक के समान है। लेकिन क्या है इसमें, जो घायल और जो बीमार सैन्य युद्ध के जो पूर्व सैनिक होते हैं, सैन्य युद्ध के जो पूर्व सैनिक और सेवाकर्मी होते हैं, जो क्या हो, घायल और बीमार, उनके लिए ये है। तो इनमें मतलब इन खेलों ने किसकी कविता से प्रेरणा ली है, तो इन खेलों ने क्या किया है, जो कवि विलियम अर्नेस्ट हेनले हैं उनकी जो कविता है इनविक्टस, उससे ये प्रेरणा ली है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इनविक्टस गेम्स रखा गया है। एक मिनट। और इनविक्टस गेम फाउंडेशन 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और पहला 2014 लंदन में हुआ था। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या किया है, बता दिया है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस भारतीय कंपनी ने 20 अप्रैल 2022 को रशिया के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? तो किसने कर दी है घोषणा, टाटा स्टील ने कर दी है। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, तो उस बीच में जो देश की सबसे पुरानी स्टील कंपनी है, देश की सबसे पुरानी स्टील कंपनी टाटा स्टील जो है, इसने क्या किया, एक डिसीजन लिया, कहा मैं क्या करूँगा, रशिया के साथ अपना कारोबार बंद करने का डिसीजन ले रहा हूँ। ठीक है, टाटा स्टील जो है अपनी फैक्ट्री चलाने और स्टील बनाने के लिए क्या करती थी, रशिया से कोयला आयात करती थी। किससे, रशिया से क्या आयात करती थी, कोयला आयात करती है। और भारत के अलावा कंपनी के जो स्टील कारखाने हैं, भारत के अलावा इस कंपनी के जो स्टील कारखाने हैं वो ब्रिटेन और नीदरलैंड में है। तो कंपनी कह रहा है, इसका मतलब टाटा स्टील कंपनी का क्या कहना है कि हम क्या करेंगे, इन कारखानों में आपूर्ति सही रखने के लिए वैकल्पिक बाजार से क्या करेंगे, कच्चे माल का प्रबंध किया जा रहा है। तो यही कह रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब जो रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण ये क्या किया है, अपना कारोबार इससे रशिया से बंद कर दिया है। इसके पहले इन्फोसिस ने भी बंद किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करता था, टाटा स्टील जो है 15% कोयला आयात करता था, किससे, रशिया से। तो उसको क्या किया है, इसने बंद कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से अपना मंगाएगा, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया है। इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। और चलते हैं फटाफट क्या करते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल का। प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का 20 अप्रैल 2022 को शुभारंभ किया गया। कहाँ पर, मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई। कल मैंने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन हर साल कब किया जाता है, 21 अप्रैल। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया था। पॉलिटी में पूरा मतलब मैंने क्या किया था, पूरे आर्टिकल, पूरे भाग जो भी इससे संबंधित है सारे मैंने बताए थे। तो जिसने नहीं देखा जाकर के लेक्चर देख ले, बहुत ही फायदा होने वाला है इसका। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया, असम में किया गया। ये भी मैंने डिस्कस किया था। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो नेटपोलरक्स है 8 का आयोजन कहाँ किया है, गोवा, मोरमुगांव बंदरगाह में। गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इसकी अवधि जो है कितने दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, 180 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। किस राज्य यूटी की पल्ली पंचायत, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान, ये भी डिस्कस किया था मैंने कल बहुत ही डीपली। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को हाल ही में राष्ट्रपति कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार और कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया। शांति सेठी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो कि चर्चा में किस वर्ष का कानून बनाया, तो बहुत ही डीपली डिस्कस किया। जिसने नहीं देखा जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में ये फंसेगा। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, साइरस पूनावाला ने किया है। तो चलिए ये मैंने आपको दे दिया है आज का, अभी मैं ये फिर से शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इसमें बहुत ही अच्छे से दिया है। तो आप लोग क्या लक्ष्य है एग्जाम में पूछा जैसे कि कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है। और मोदी जी ने भारत में एथेनॉल मिश्रित ईंधन से संबंधित 2025 तक, तो ये ध्यान रखना है कि कब तक, 2025 तक का खाका खींचती रिपोर्ट जारी की है। इसी के साथ पुणे में एथेनॉल उत्पादन और वितरण की गई कि E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर, पुणे में किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना के वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़ा, ताकि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड का विजन तैयार किया जा सके। और क्या है, और भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि 250% वृद्धि हुई भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में बीते 8 वर्षों में। ठीक है, और 7 वर्षों में 15 गुना सौर ऊर्जा। 18 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क होने से निजी वाहनों के प्रयोग में कमी को गति मिली है। बाकी ये देखने की जरूरत है, क्या कह रहा है ये
कि भारतीय रेल के बड़े हिस्से को विद्युतीकरण करके दिखाया गया। इस जीवाश्म ईंधन से प्रयोग में कमी आई है। देश के 50 से अधिक हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। और गुजरात के केवड़िया को इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित करने की परियोजना में काम हो रहा है। इंपॉर्टेंट है गुजरात के कौन से केवड़िया को इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में, ठीक है। पीएम मोदी ने 2070 तक भारत को कार्बन मुक्त, तो ये भी ध्यान रखना है कि नेट जीरो उत्सर्जक कब का लक्ष्य रखा गया है, 2070 तक रखा गया है। और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो 175 गीगावाट का लक्ष्य तय किया गया, तो ये भी ध्यान रखना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कितने का, 175 गीगावाट। अगले 5 वर्षों में भारत में जो सौर ऊर्जा उत्पादन में 86% की वृद्धि हो सकती है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। रिलायंस और अदानी समूह समेत कई कंपनियां पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आ रही हैं। और देश में मेट्रो रेल सेवा 5 शहरों से बढ़ाकर 8 शहरों तक हो गई है। 5 शहरों से बढ़ाकर मेट्रो सेवा कितनी हो गई, 18 हो गई है, जिससे क्या होगा, निजी वाहनों का प्रयोग कम हो गया है। तो ये सब मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 2030 तक बढ़ाना होगा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब मैंने दे दिया है, ठीक है। ये देखिए ब्रिटिश पीएम इस समय क्या है, जॉनसन जी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जॉनसन, ये आए हुए हैं गुजरात में। ये क्या किया, साबरमती में चरखा और चला, ये दिया है। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर भारत पर आए हैं और इन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे और वहां चरखा चलाया। और ऐसा गुजरात के बड़ोदरा के हलौल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन भी इन्होंने किया। इस यूनिट में बुलडोजर, बैकहो लोडर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे। और शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट संयंत्र चालू हुआ है। कहाँ पर, असम में, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। असम के कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना, जोरहाट में, जो कि इतने प्रतिशत क्या होगा, शुद्ध होगा। इसकी शुरुआती क्षमता प्रति 10 किलोग्राम है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 3 महीने के रिकॉर्ड समय में इसको लगाया था, तो ये भी ध्यान रखना, OIL के द्वारा। देश का पहला पुरोहित कल्याण बोर्ड कहाँ पर होगा, यूपी में होगा। देश का पहला पुरोहित कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुजुर्ग संतों, पुरोहितों, पुजारियों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। तो और इनको पेंशन देने पर भी विचार करिए। देश का यह ऐसा पहला कल्याण बोर्ड होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, जोरहाट में चालू हुआ, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। श्रीलंका में अब वकील व डॉक्टरों में मतलब इनके इस्तीफा की बात की जा रही, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपातकाल लगा हुआ था और बहुत ही मतलब क्या है, वहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक संकट वहाँ पर चल रहा हुआ है। ये सारे आप लोग को पता है, ये मैंने आपको मैप दे दिया है, मैप देख लीजिएगा सभी लोग। आज तमिलनाडु हम लोगों ने डिस्कस किया था, तमिलनाडु ये है लोकेशन में, ये आप लोग देख लीजिए, कई बार मैंने बताया है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा, समझ भी आएगा। तो आप क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।